नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस प्यारी सी और मस्त वाली इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 12 का हम भूगोल पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से भूगोल में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक में 5 चैप्टर कंप्लीट पढ़ने के बाद आज हम चैप्टर 6 की बात करते हुए आगे बढ़ते हुए खुशी होगी हमें ये जानकर कि इस लेक्चर के साथ चैप्टर जो हमारा 6 है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो चैप्टर जो 6 है उसमें हम सेकेंडरी व्यवसाय की बात कर रहे थे पूरी तरह से, और इसके 6 लेक्चर जो है कंप्लीट हुए। यानी कि प्राइमरी जो सेक्टर है प्राथमिक व्यवसाय, उससे जो कच्चा माल प्राप्त करता है वो हमारा होता है सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक व्यवसाय। और उसमें आज जो चैप्टर है द्वितीयक क्रियाएं या द्वितीयक काम या द्वितीयक वर्ग या सेकेंडरी वर्ग या सेकेंडरी सेक्टर जिसे हम कहते हैं उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो आज के इस लास्ट चैप्टर के लास्ट लेक्चर चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे जो भाग हमारा बच गया था, और वो भाग था हमारा, कौन सा भाग बच गया था हमारा, हमने उद्योगों को कई रूपों में बांटा। किसके आधार पर? कच्चे माल के आधार पर। यानी उद्योग जो है वो कच्चा माल कहां से प्राप्त कर रहे हैं, इस आधार पर हमने उद्योगों को कई तरीके से बांटा। और ये तरीके से जब हम बांट रहे थे तो मुख्य रूप से हमने सबसे पहले इसको आकार की दृष्टि से बांटा 1 नंबर पे। 2 नंबर पे हमने इसको कच्चा माल जो है वो किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है ये चीज से बांटा हमने, कच्चा माल। इसके बाद 3 नंबर पे हमने इसको उत्पाद के आधार पर, और उसके अलावा रसायन उद्योग जो है, रसायन उद्योग की बात यहां पे की थी, रसायन उद्योग। और उसके बाद आज हम देख रहे हैं स्वामित्व। आप सोचेंगे कि यहाँ पे सर जिसकी बात आप कर रहे थे उत्पाद के आधार पर वो यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमने जैसे ही कच्चे माल के आधार पर 5 उद्योगों का जब वर्गीकरण पढ़ा था उस समय हमने लास्ट में रसायन के बारे में बात की थी कि प्लास्टिक के खिलौने जिस उद्योग में बनाए जाते हैं वहाँ कहीं ना कहीं जो है रसायन उद्योग जो कच्चा माल के साथ हमने पढ़ लिया था। और ये अब आज हम जो बात करने वाले हैं इस हमारे लेक्चर में वो स्वामित्व के आधार पर बात करने वाले हैं। किसके आधार पर बात करने वाले हैं? स्वामित्व के आधार पर आज हम बात करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले स्वामित्व के आधार पर उद्योग देखेंगे, उसके बाद परंपरागत बड़े उद्योग देखेंगे, फिर उसके बाद परंपरागत बड़े जो उद्योग होते हैं उनकी बात करेंगे। और परंपरागत बड़े उद्योग का मतलब यहाँ यह है कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं या तो हम उनकी बात करें या फिर 1-2 उद्योग जो मैंने ले लिए, जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र जिसकी बात हम करते हैं, उसके बाद सूती वस्त्र उद्योग की बात हम करेंगे। इसके अलावा भी 2-4 उद्योग और भी होते हैं, जगह जगह है भी, लेकिन हम सारों की चर्चा नहीं कर सकते। हम ये समझ गए कि सेकेंडरी सेक्टर है क्या, हम जब ये जान गए द्वितीयक व्यवसाय है क्या, तो सारे क्षेत्रों को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ बेसिक चर्चा करनी है यहाँ पे। तो मैंने 2 चीजें ले ली यहाँ, एक तो जर्मनी के रूहर क्षेत्र का कोयला क्षेत्र हम देखेंगे और एक सूती उद्योग वाला जो क्षेत्र है उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? स्वामित्व का मतलब होता है मालिक। स्वामित्व का मतलब क्या होता है? मालिक। मालिक, मालिक का क्या मतलब है यहां पे? यानी जो उद्योग है उसमें निवेश किसने किया है? क्या किया भाई? निवेश किसने किया है इस उद्योग में, इसकी बात करेंगे। अब निवेश करने वाले 3 व्यक्ति हो सकते हैं, या तो सरकार है तो वो उद्योग सरकार का हुआ, तो उसको सरकार नहीं कहकर हम क्या कहेंगे? सार्वजनिक उद्योग कहेंगे। सार्वजनिक उद्योग, सार्वजनिक का मतलब होता है सरकार का उद्योग। या फिर कोई प्राइवेट आदमी है, प्राइवेट व्यक्ति है, या फिर किसी का प्राइवेट उद्योग हो सकता है, तो उस उद्योग को हम निजी उद्योग कहेंगे, निजी उद्योग। और सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं, यानी कि मैं अकेला उद्योग कर रहा हूं तो मेरा उद्योग क्या कहलाएगा? निजी उद्योग कहलाएगा। लेकिन सरकार मेरे साथ अगर मिली हुई है तो सार्वजनिक उद्योग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सार्वजनिक उद्योग। लेकिन सरकार मेरे साथ नहीं मिली हुई है, ध्यान से समझना फिर से इस बात को।
अगर मैं अकेला उद्योग कर रहा हूं तो निजी उद्योग है, सिर्फ सरकार का उद्योग है, सरकारी ही लोग उसमें काम कर रहे हैं, सार्वजनिक उद्योग है। लेकिन सरकार और मैं अब मिलके अगर कर रहे हैं तो वो कहलाता है संयुक्त। क्या कहलाता है? संयुक्त उद्योग। यानी इस उद्योग में कौन कौन होंगे? सरकार प्लस निजी व्यक्ति, सरकार प्लस निजी व्यक्ति, तो ये मिलकर काम करते हैं। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई, स्वामित्व का मतलब होता है मालिक, मालिक के आधार पर जो मालिक का अधिकार जो होता है, जो निवेश करता है पूंजी का, और उद्योग जिसका कहलाता है, वो 3 प्रकार से देखे जा रहे हैं। जैसे हम आकार के आधार उद्योगों को 3 प्रकार से देख रहे थे कि लघु जो कुटीर उद्योग है, जो कलाकृतियां बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, वो उद्योग जो है छोटे लेवल के हुआ करते थे। फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो छोटे पैमाने के कहलाते हैं, और फिर बड़े हो जाते तो वो बड़े पैमाने के कहलाते हैं। वैसे ही स्वामित्व के आधार पर भी हमने 3 भागों में बांटा है, एक तो सरकार का रहेगा, एक प्राइवेट रहेगा, और एक संयुक्त सेक्टर का रहेगा। ये बात हम समझ चुके। अब देखिए, इसको आसानी से समझ में आ जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। देखो, ये सार्वजनिक और ये सरकार। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक है, बहुत ज्यादा उद्योग भारत में सार्वजनिक है, यानी सरकार के हैं। किसके हैं? सरकार के। ये बात हम समझ चुके। ये भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक है, ये समाजवादी देशों में अधिक है। समाजवादी का मतलब है जो देश समाज को ज्यादा महत्व देते हैं, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर किसी देश में परिवार मजबूत होते हैं, संयुक्त जॉइंट फैमिलियां मजबूत होती है, तो समाज ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाता है, और जिस देश का समाज मजबूत हो जाता है वो देश समाजवादी राष्ट्रों में गिना जाता है, और उसकी जीडीपी ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है, उसमें गरीबी ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाती है, उसमें रोजगार मिलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए किसी भी देश को समाजवादी होना चाहिए। समाजवादी देश की एक खासियत है, वहाँ जो उद्योग होते हैं वो सरकारी होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है ये जो उद्योग होते हैं इनको सरकार अपने पास क्यों रखती है? क्योंकि कोई भी उद्योग जब होता है तो सरकार की आय बढ़ाता है। किसकी आय बढ़ा रहा है उद्योग? सरकार की आय बढ़ा रहा है। सरकार की आय बढ़ी मतलब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी। देश की क्या बढ़ी? अर्थव्यवस्था बढ़ी। देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी, इसका मतलब देश की जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो बढ़ा, क्योंकि सार्वजनिक उद्योग बड़े उद्योग होते हैं, और बड़े उद्योग किसी भी देश को विकसित बनाने में कारगर साबित होते हैं। कोई भी देश आज तक विकसित है, जैसे जर्मनी क्यों विकसित है? क्योंकि वहां कोयले का रूहर क्षेत्र है, जिसकी बात हम इसी लेक्चर में करने वाले हैं। तो विकसित हो जाता है वो देश, क्योंकि बड़े उद्योग अगर सरकार के पास रहते हैं तो आप जानते हैं कि बड़े उद्योगों में जो श्रमिक होते हैं वो संगठित होते हैं। दूसरा, सारे श्रमिक कुशल होते हैं। बड़ी बड़ी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो ये उद्योग बड़े होते हैं तो देश की विकास दर को वैसे ही बढ़ा देते हैं। तो कोई भी देश तरक्की करता है तो उसके पीछे कौन लगा रहता है? उसके पीछे बड़े विकसित संगठन और कुशल नागरिकों के साथ उस देश के बड़े उद्योग लगे रहते हैं। इसलिए सरकार अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए अधिकतर उद्योगों को जो बड़े हैं, जिनसे अच्छी आय प्राप्त हो रही है, देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ाने में जो सहायक होंगे, और जो देश विकासशील है वो जल्दी से क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। तो ये बात हमारे समझ में आ गई। ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी व सार्वजनिक दोनों होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी जिस देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, सारी चीजों को साथ में ज्वाइंट रखा जाता है, तो वहां सिर्फ प्राइवेट नहीं होंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था भी अच्छी बात है, तो वहां प्राइवेट यानी निजी नहीं है, निजी व सार्वजनिक दोनों होते हैं। अधिकतर सार्वजनिक देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ निजी होते हैं, इसलिए दोनों को यहाँ दिखाया गया है। तो स्वामित्व के आधार पर, मालिक के आधार पर उद्योगों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। और इन 3 भागों की बात करें, अब या तो सरकार का होगा, या फिर वो प्राइवेट होगा, या फिर दोनों का मिलकर होगा। कोई भी उद्योग किसी भी देश की जीडीपी बढ़ाने में सहायक होता है। बड़े उद्योग और बड़े पैमाने पर अगर देश में औद्योगिक कार्य हो रहा है, किसी देश में बहुत ज्यादा उद्योग है, तो उसके विकसित जो है उस स्थिति को वो बनाए पाता है, बना के रख पाता है वो देश। और जहां वास्तव में विकसित नहीं हुआ है देश, उसके पास अगर अच्छे उद्योग हो जाते हैं तो बहुत जल्द किस श्रेणी में आ जाता है? विकासशील से विकसित की श्रेणी में आ जाता है। तो ये स्वामित्व यानी मालिक के आधार पर हमने देखा। दूसरा, निजी क्षेत्र के उद्योगों में मालिक निवेशक होता है। आसान सी और सिंपल बात है, यानी मैं उद्योग लगाऊंगा या आप लगाएंगे तो निवेश कौन करेगा? यानी खर्चा। निवेश एक प्रक्रम है,
खर्च करने की पूंजी जो है वो एक प्रक्रम कौन करेगा? तो सीधी सी बात है कि अगर निवेश मैं कर रहा हूं इस उद्योग में, निवेश कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। अब जैसे ही कोई वस्तु या कच्चे माल से बनाई जा रही है तो उसमें परिवर्तन होगा, परिवर्तन किया जाएगा वस्तु में। जब भी वो वस्तु क्या बनेगी? उत्पाद बनेगी। और जब वो वस्तु उत्पाद बन जाएगी तब वो वस्तु होगी निर्यात। क्या होगी वो वस्तु? निर्यात। और जब ये वस्तु निर्यात हो रही है तो आप इस बात को अच्छे से समझ ले, अगर ये निर्यात हो रही है तो जो उद्योग का मालिक है वो परिमार्जन जोड़ेगा। परिमार्जन का मतलब है अपना श्रम, यानी अपनी मेहनत उसमें जोड़ेगा। जैसे उसने कच्चा माल जो है निवेश किया यहाँ पे कच्चे माल के लिए, उसने कच्चा माल जब खरीदा यहाँ पे, तो उसने कच्चा माल जब खरीदना शुरू किया तो उसने देखा कि कच्चा माल जब उसने खरीदा, मानो कि उसने गन्ना खरीदा और इस गन्ने से वो ले जाकर अब चीनी बनाएगा इस उद्योग में। कौन सा उत्पाद बना रहा है? चीनी बना रहा है इस उद्योग के अंदर। तो गन्ना जो वो खरीद के लाया है यहाँ से कच्चा माल, उसका उत्पाद बना दिया उसने चीनी के रूप में। उसने पूंजी लगाई, मतलब निवेश किया यहाँ पर। निवेश करने के बाद जब चीनी बनी गन्ने की तो परिवर्तन हुआ, तब वो चीनी को मार्केट में बेचेगा। जब उसे अपना श्रम मिलेगा, यानी परिमार्जन, यानी अपनी इनकम उसको मिलेगी। ये बात आपके समझ में आ रही है? अब जो परिमार्जन उसको मिला है, अगर ये व्यक्ति खुद का निजी का है, इसका खुद ही का है, मतलब अलग से प्राइवेट व्यक्ति ने कर रखा है, तो सारी आय किसके पास चली गई? इस प्राइवेट व्यक्ति के पास। लेकिन सरकार सिर्फ टैक्स के रूप में 30%, अगर बड़ा उद्योग है तो 30-40% इससे टैक्स वसूल लेती है। लेकिन सरकार इस टैक्स से संतुष्ट जब नहीं होती है, जब वो क्या करती है कि बड़ा कोई उद्योग होता है उसको अपने अंडर में ले लेती है, अपने साथ ले लेती है। जब वो उद्योग हो जाता है सार्वजनिक, यानी सरकार का, या तो पूरी तरह से उसको अपने साथ ले लेगी, या फिर पूरी तरह से अपने साथ नहीं लेकर उस निजी व्यक्ति को भी अपने साथ मिला लेगी और दोनों का 50-50 हो जाएगा। सारा खर्चा उस व्यक्ति का रहेगा, फिर भी उसको 50% मिल रहा है। तो सरकार, कोई भी सरकार अगर ये डिसीजन जब ले पाती है जब उस देश में उद्योग हो। इसीलिए कहा जाता है कि जिस देश के पास उद्योग है उसकी जीडीपी अपने आप, यानी कि देश का पूरा पैसा जीडीपी है और वो अपने आप ही बढ़ जाता है। अगर वो पैसा अपने आप बढ़ जाता है तो आप आसानी से समझ चुके हैं इस बात को कि उस देश की अर्थव्यवस्था अपने आप ही मजबूत हो जाती है। अपने आप जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाती है तो देश मजबूत बन जाता है, संसाधनों से परिपूर्ण बन जाता है, हर चीज को जो है निर्यात कर सकता है, जो चीज उसे नहीं चाहिए उसको बाहर निकाल सकता है, जो चीज उसे चाहिए उसे ला सकता है, मतलब आयात कर सकता है। देश से बाहर कुछ भी बेचा जाता है उसको हम निर्यात कहते हैं, और देश में बाहर से कुछ मंगाया जाता है उसको हम आयात कहते हैं। इसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कहा जाता है इंग्लिश में, ये बात आप जानते हैं। ये निजी संगठनों द्वारा संचालित होते हैं। कौन? निजी उद्योग। ये पूंजीवादी देशों में अधिक देखने को मिलते हैं क्योंकि व्यक्ति काफी धनी होते हैं। जैसे अपने धीरूभाई अंबानी है, वैसे ये लोग सभी जो अंबानी अडानी, हमारे जहाँ पे अंबानी और अडानी जो यहाँ पे ग्रुप चला करते हैं, तो कई देशों में तो ऐसे हजारों लोग होते हैं जो इतने अमीर होते हैं, तो वो अपने निजी उद्योग चलाया करते हैं। जैसे रिलायंस के उद्योग चला करते हैं, अंबानी के उद्योग चला करते हैं, मित्तलों के जो है चला करते हैं। ठीक इसी प्रकार से बड़े जो जिनके पास करोड़ों अरबों खरबों की, करोड़ों तो कुछ नहीं होता उद्योग में, अरबों खरबों की संपत्ति होती है, उनके खुद के उद्योग होते हैं। और कोई भी उद्योग जो होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था का मेन जनक होता है, उसी से उसकी अर्थव्यवस्था चलती है। बार बार इस बात पर इसलिए जोर दिया जा रहा है क्योंकि अर्थव्यवस्था को उद्योग ही चलाते हैं। आप जनसंख्या कंट्रोल कर लो, कुछ भी कर लो, देश की स्थिति को आप जो संसाधन है उनका समायोजन करना सीख जाओगे अगर जनसंख्या कंट्रोल कर लेते हो। लेकिन देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने के लिए उद्योगों का होना बहुत जरूरी है। ये विनिर्माण में हम सीख रहे। आगे अगर देखें तो परंपरागत बड़े उद्योग, बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश, ये भारी औद्योगिक क्षेत्र होते हैं। परंपरागत यानी कि पुराने जमाने से, पुराने समय से, वे उद्योग जो पुराने समय से चले आ रहे हैं। आप एक बात का ध्यान रखें, थोड़ा गला आज खराब है तो थोड़ी आवाज
ऐसे लग सकती है आपको जुकाम वगैरह की वजह से। तो पुराने समय में जो है उद्योग जो होते थे वो परंपरागत तरीके से चले आ रहे थे और वो बड़े पैमाने पर आज काम कर रहे। जैसे सूती वस्त्र की बात करें जिसमें हम दूसरे स्थान पर आते हैं, पहले स्थान पर चीन है। तो सूती वस्त्र किससे बनेगा? कपास से बनेगा। हम तो जानते ही नहीं थे इसके बारे में, सबसे पहले अंग्रेजों ने सिखाया जब हम कपास की खेती करने लगे। ये एक व्यापारिक खेती है, किसके लिए काम आती है? सूती वस्त्र के लिए काम आती है। तो ये उद्योग परंपरागत तरीके से चलता आ रहा है, इसको ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेजों को गए भी तो बहुत समय हो गया। उस समय ये चल चुका था, अंग्रेज जब यहाँ थे उससे 30-40 साल पहले चल गया। तो धीरे 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 जो है ये परंपरागत उद्योग की श्रेणी में आ गया। जैसे चीनी के उद्योग है, ये भी परंपरागत उद्योग है, कई बने हुए। आज चीनी का उद्योग या सूती वस्त्र का उद्योग जो खोला जा रहा है वो परंपरागत में नहीं आएगा। जो उद्योग पहले से पुराना चला रहा है वो बड़े उद्योग जो होते हैं उनको हम परंपरागत तरीके से बड़े पैमाने में यानी उस लाइन में रखते हैं जो लाइन बड़ों में गिनी जाती है। औद्योगिक प्रदेश का मतलब होता है औद्योगिक क्षेत्र। समझ गए बात को? हेडिंग जो है उसको, ये भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जिसमें कोयला खदानों के समीप स्थित धातु पिघलाने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, रसायन निर्माण, वस्त्र उत्पादन इत्यादि का कार्य किया जाता है। यानी जिसमें कोयला खदानें जो होती है उनके समीप ही उद्योग लगा लेंगे। उद्योग लगाते समय कई चीजों का ध्यान रखा जाता है। जैसे कोई उद्योग है उसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए तो उस क्षेत्र में लगाया जाएगा जहां उसको पानी मिल जाए। अब कोई ऐसा उद्योग है चीनी बनाने का कारखाना, हम बार बार देख रहे हैं, तो कोई चीनी बनाने का अगर कारखाना है तो वो उस स्थान पर लगाया जाएगा जहां आसपास गन्ना होता हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि 4 किसान ऐसे हैं जो गन्ना बो रहे हैं उससे उद्योग चल जाएगा, नहीं। देश में सर्वोपरि गन्ना जहां होता है, सबसे ज्यादा गन्ना होगा, वहां उसको बनाया जाएगा। तो वहां की आसानी से गन्ना मिल जाए, परिवहन पे कम खर्चा हो, कम लागत आए, खर्चा कम आए, आसानी से गन्ना पहुंच जाए और गन्ने का नुकसान भी नहीं हो, क्योंकि गन्ना सूखता है बहुत जल्दी से। अब मान लो कोई गुलकंद बनाने की फैक्ट्री है गुलाब के फूलों से, तो वो राजस्थान के पुष्कर के आसपास लगाई जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां गुलाब के फूल ज्यादा होते हैं। देश में कई ऐसे कोने हैं जहां ज्यादा होते हैं, तो गुलकंद के जो कारखाने हैं वो कहां लगाए जाएंगे? जहां गुलाब के फूल होते हो। ऐसे ही वो जैसे कि कोई फ्रूट से कुछ बनाया जा रहा है किसी स्थान पर, तो वो उस स्थान पर लगाया जाएगा जहां वो फ्रूट होता हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी उद्योग जिस स्थान पर लगाया जाता है उसके आसपास वो परिस्थितियां होनी चाहिए। उसको जल की आपूर्ति होनी चाहिए, बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए, संचार की उसको सुविधा मिल जानी चाहिए, परिवहन की उसको सुविधा मिल जानी चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल दूं कि मैंने पहाड़ों में जाके कोई उद्योग लगा दिया, मैंने इस बात को तो ध्यान रखा कि कच्चा माल मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। अब पता चला कि ज्योग्राफी में पढ़ रखा था कि कच्चा माल चाहिए होता है, मैंने जो है ऐसी जगह जाके लगा दिया उद्योग। मैंने गन्ना वहां पर्याप्त तो मिल रहा है और मैंने उद्योग लगा दिया। अब बात को ध्यान से समझना। अब मैं जैसे ही गन्ना का उद्योग लगाया, मैं इस बात को समझा और जाना कि गन्ना उद्योग जो है मैंने लगा तो दिया, अब मैं चीनी बनाने का काम कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही मुझे जरूरत पड़ी कि मुझे अब एक ऑटो चाहिए, टेम्पो चाहिए, या फिर लोडिंग टेम्पो चाहिए, या ट्रक चाहिए, या ट्रैक्टर चाहिए, ट्रॉली वाला कम से कम वो तो मिल जाए, लेकिन पता चला कि यहाँ कोई परिवहन का साधन आ ही नहीं सकता, क्योंकि उबड़ खाबड़ जो है जमीन है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ आ नहीं सकता। अब मेरे को बहुत दुख हुआ। थोड़ी देर बाद पता चला कि तुम चीनी तो बना रहे हो, लेकिन जो पानी था वो तो टैंक में भरा था, अब आसपास में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये जो समस्याएं मैं बता रहा हूं इनको ध्यान में रखा जाता है जब भी उद्योग खुल पाता है। तो मुझे ये चीज पहले देखनी चाहिए, पानी यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, परिवहन के साधन यहाँ पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। दूसरा, मुझे जैसे तैसे करके कहीं से पानी मंगवाया, मजदूरों को भेजा, एक एक वो कैन भर के लाए, थोड़ी सी चीनी मैंने बनाई। उद्योगों में काम ऐसे नहीं चल सकता, लेकिन मुझे लगा कि जो माल बनाया वो बेच के कहीं जाऊं, फिर मैं दूसरी जगह उद्योग खोलूं। पता चला कि यहाँ तो जियो का नेटवर्क ही नहीं आता, तो संचार की सुविधा भी नहीं है। तो संचार की सुविधा होनी चाहिए, परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, और पता चला वहां आसपास मजदूर ही नहीं मिलते। बाहर से अगर मजदूर मंगवाए जाए, बिहार यूपी से मंगवाए जाए, या फिर किसी और देश के कोने से मंगवाए जाए, तो जो लोग हैं महंगे आते हैं। नेपाल से मंगवाए जाए, मजदूर तकनीकी ज्ञान वाले महंगे आते हैं। तो बाहर से किसी भी क्षेत्र से आपने मंगवाए, आसपास के मजदूर नहीं है, तो उनका कॉस्ट डबल आता है। क्यों? क्योंकि वो डबल कॉस्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि उनका यहाँ रहने का खर्चा भी होता है। आसपास का मजदूर है, शाम को टिफिन लेके घर चला जाएगा, सुबह टिफिन लेके आ जाएगा, सुबह खाना लेके आया था, शाम को खाली ले जाएगा टिफिन को, लेकिन पैसे लेके जाएगा, दूसरे दिन व्यवस्था हो जाएगी ना। क्या सोचते रहते हो, डरते रहते हो, इत्यादि कार्य किया जाता है। इन्हें धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इतना खुश होके
क्यों कहा जा रहा है इसको चिमनी वाला उद्योग? इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें बहुत बड़ी चिमनी बनाई जाती है। चिमनी आप में से कौन कौन जानता है? ये जो चिमनी है ये अलग है। एक चिमनी अलग आती थी, पहले लाइटें नहीं हुआ करती थी। जब मैं 11th क्लास में आया, जब तक हमारे गांव में लाइट नहीं थी। हमारे गांव में तो थी लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में नहीं हुआ करती थी, हमारे घर पे भी नहीं थी। तो हम लैंप से पढ़ाई करते थे। तो लैंप आप में से कुछ लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो सुनो। लैंप और चिमनी का मतलब, एक छोटी जो खांसी की बोतल आती है वो आप समझ लीजिए, उस बोतल के अंदर केरोसिन भरा जाता था जो पेट्रोल का छोटा रूप होता था, अब बंद होने लग गया धीरे धीरे। उस केरोसिन को भर के उसके ढक्कन में एक छेद किया जाता था, ढक्कन को फिर बंद कर दिया जाता था। उसमें से एक सूती वस्त्र या कोई भी वस्त्र की एक बत्ती बनाई जाती थी जिसको अंत तक, लास्ट तक बोतल में फंसाया जाता था। फिर उसमें तिल्ली से उसको जलाया जाता था जो घर में प्रकाश कर देती थी। मैं उसके पास बैठ के पढ़ा करता था। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो गांव में मेरे साथी है, ऐसे पढ़ पढ़ के IAS IPS तक बने। लेकिन मेरा कहने का मतलब यहाँ क्या है, चिमनी वो होती है तो धुआं जिससे निकलता था चिमनी से, इसलिए उसको चिमनी कहते थे। उससे प्रदूषण होता था, लेकिन करे क्या। वैसे ही उद्योगों में धुआं जो है शहर के अंदर नहीं फैले, धुआं जो है ज्यादा फैल नहीं पाए, इसलिए जो औद्योगिक क्षेत्र है उस औद्योगिक क्षेत्र में दूर तक एक लंबी पाइप बनाई जाती है जिसमें नीचे, जैसे माना जाए कि ये उद्योग है, यहाँ पे ये स्टूडियो है ना, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं, यहां पे एक भट्टी बनाएगी। क्या बनाएगी? भट्टी। ठीक है साहब, भट्टी बनाएगी। क्या बनाएगी सर? क्या कचौड़ी वगैरह निकालोगे? अरे नहीं, भट्टी बनाएगी है जिसमें कुछ ना कुछ बनाया जाएगा। लोहा है सके उससे लोहा इस्पात बनाया जाएगा, उसमें मैग्नीज और कोका डाला जाएगा। तो यहाँ कचौरी समोसे नहीं मिल रहे हैं। अब वो जैसे ही भट्टी से बाहर निकलने लगी, प्रदूषण बढ़ने लगा, केमिकल्स भी क्रिएट होते हैं, तो उनको धुएं को कहाँ निकाला जाए? अगर उस धुएं को ऐसे खुला छोड़ जाए तो सबसे पहले इफेक्ट डालेगा उन वर्कर्स पे, उन मजदूरों पे, या फिर वो बाहर जाएगा तो पूरे शहर को जो है धुआं रहित कर देगा। इसलिए एक चिमनी बनाई जाती है, यानी गोल गुलनुमा एक पाइप लगाया जाता है जो आसमान तक तो नहीं पहुंच पाता, लेकिन उसकी हाइट रखी जाती है 50-60 मीटर से ऊपर भी, 50-60-70-80 फीट के आसपास काफी ऊपर रखी जाती है उसकी। और फिर धीरे धीरे उससे धुआं बाहर जाता रहता है और वो आसमान में ऊपर की तरफ सौर मंडल के आसपास, सौर मंडल, समता मंडल के आसपास चला जाता है, क्योंकि सौर मंडल में तो हम भी है। तो सौर मंडल क्रॉस करने की कोशिश करता है और ये इस प्रकार जाता है। तो ये चिमनी बनी हुई है। बाकी आप गूगल पे सर्च करके देखना चिमनियां उद्योगों की, तो आपको मिल जाएगी। तो आप समझ गए। तो धुएं, इसे चिमनी वाला उद्योग क्यों कहते हैं, समझ में आ गया? या अभी भी बताने की जरूरत है? इसे चिमनी वाला उद्योग इसलिए कहा जाता है भाइयों और बहनों। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे धुआं निकलता है। तो ये इतना बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए। आप 12th क्लास के बच्चे हो यार। अगले 2 साल में जैसे मान लो किसी ने BSTC कर लिया, वो टीचर बन जाएगा सरकारी स्कूल में, तो 2 साल बाद तो तुम टीचर बनने वाले हो। इसलिए सोचो। अब आधे लोग कहेंगे नहीं सर मुझे टीचर नहीं बनना है, मैं देश की रक्षा करना चाहता हूँ, मैं वर्दी पहन के आर्मी में जाना चाहता हूँ। आधे लोग कहेंगे नहीं सर मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ, समाज की सुरक्षा करना चाहता हूँ। तो अलग अलग थॉट हो सकते हैं, जिसको जो बनना है बनिए। कोई भी डाउट है तो लंदन शहर की टीम से कांटेक्ट कीजिए, सबको जो इच्छा है वो बन के दिखाना है। तो यहां तक बात हम समझ गए। अब बात क्या आ रही है कि ये उद्योग धुआं वाला, चिमनी वाला उद्योग है, तो सर आगे बढ़ो। जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र देखो, जर्मनी की बल्ले बल्ले कर दी इस उद्योग ने। किसकी? देखो जर्मनी कितना सुंदर लग रहा है। अब आधे लोग कहेंगे नहीं रहे, हमारे भारत के सामने कुछ भी नहीं है, सब अपनी अपनी गाया करते हैं, तो मैं क्या जर्मनी का हूं? नहीं, मैं सच बता रहा हूं, इसलिए बुरा लगता है। सच बता रहा हूं, जर्मनी जर्मनी है, भारत भारत है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। इसलिए हम कंपेयर करते हैं अपने आप को पाकिस्तान से, कभी जर्मनी से, अमेरिका से जब कंपेयर करते हैं तब अपने आप को ठगा हुआ फील करते हैं। कई देशों से हम नीचे हैं। कई बार नेता को किसी को भाषण देते हुए देखा होगा आपने कि हमारा जो स्टेट है, इस स्टेट से भ्रष्टाचार में जो है वो काफी कम है। वो उसी, या फिर एजुकेशन का उदाहरण देगा, जैसे मान लो कोई भी राजस्थान वाले हैं या फिर यूपी वाले हैं, तो आसपास के स्टेट का देंगे अपना उदाहरण। जैसे राजस्थान वाले हैं, कोई बुरा ना माने, बिहार वाले भी है, तो राजस्थान वाले वो कहेंगे हमारा राजस्थान शिक्षा में इतना आगे जा रहा है कि बिहार हमसे काफी पीछे है। वो ये कभी नहीं कहेगा कि केरल हमसे बहुत आगे है, कर्नाटक हमसे बहुत आगे है। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि उस नेता को यह बताना है कि हमारा कंपैरिजन उससे ही कर पाता है वो मन ही मन में, ताकि हम अच्छा बन पाए।
तो हम भी ऐसा ही कर रहे हैं कि हमारा देश बहुत अच्छा है, और ये अच्छी बात है, सैल्यूट है उन नागरिकों को, हमारा देश अच्छा है, प्यार करना चाहिए, लेकिन जो कमियां हैं उनको तो सुधारना है। तो हमें जो बुलंदियां हैं वो कौन सी चुनी है? जर्मनी वाली चुनी है। अब कोयला हम कहां से लाए? हमारे देश में खनिज भंडारों की कमी नहीं है, ये बात मैं कह दूं, लिख लो, आप अंगूठा ले लो। खनिज भंडार इतने पड़े हैं, अभी भी राजस्थान के नागौर के क्षेत्र में लिथियम के भंडार मिले, हेलीकॉप्टर से सर्वे किया गया। तो हमारी इस धरती में सोना उगले, ये धरती, आपने गाना सुना ही है। अब वो सोने की चिड़िया थी, अंग्रेजों ने पीतल का चीड़ा बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज भी भारत सोना ही है। जरूरत है निवेश करने की, सार्वजनिक उद्योगों की और सरकार में अच्छे पढ़े लिखे लोगों की। अब जिसे यही पता नहीं है कि उद्योग में लिथियम काम क्या आता है, ऐसा कोई राजनेता अगर बन जाता है तो वो लिथियम को क्या काम मिलेगा बताइए। तो सरकार में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होती है। अब सरकार की कमियां हम क्यों ही ढूंढे? जर्मनी के रूhr क्षेत्र की बात करें, दिल का रोम रोम गदगद हो जाएगा। बहुत प्यारा क्षेत्र है, यूरोप का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। पूरा यूरोप महाद्वीप नाच करता है इस पे, गर्व की बात है उनके लिए, क्योंकि ये सिरमौर है, उनकी नाक है ये, और नाक काट ली जाए तो आपको पता क्या हालत हो जाती है इंसान की। यूरोप अर्थव्यवस्था का आधार है। यूरोप की जो अर्थव्यवस्था है उसका आधार यानी आधार बिंदु यूरोप पूरा ही इस पे ही चलता है। क्या इसके ऊपर सड़क बनी हुई है? नहीं, अर्थव्यवस्था में चलते हैं लाडले और लाडलियों, आप जानते हैं इस बात को। जर्मनी का 80% इस्पात इससे आता है। जर्मनी का 80% लोहा जो है वो कहां से बनता है? इससे बनता है। अब ये कच्चा माल कहां से लाता है? जो माइन से, वहां से। कोयला निर्यात में योगदान करता है। किस में योगदान कर रहा है? कोयले का जो निर्यात होता है उसमें भी ये क्या करता है? योगदान करता है। निर्यात का मतलब क्या होता है? निर्यात का मतलब होता है बाहर बेचना। इतना आसान तो समझ जाओगे। आयात का मतलब क्या है? खरीदना। आयात का मतलब क्या है? खरीदना। पास ही सिगन स्थान पर लोहा भी मिलता है। पास ही सिगन, सिगन एक स्थान है, वहां पर लोहा भी मिलता है। इसमें यहां सबसे बड़ी कोयला खदान ओपन पिट है, यानी यहां सबसे बड़ी कोयले की जो खदान है जिसका नाम है ओपन पिट। आप इस चीज को याद रखें। जर्मनी का रूhr क्षेत्र सबके लिए प्राउड फील मूवमेंट फील कराता है, पूरे यूरोप के लिए, क्योंकि यहां सब कुछ मिलता है। 80% इस्पात यहां से मिलता है, कोयला निर्यात में योगदान करता है। इसके पास ही सिगन स्थान है, वहां लोहा मिलता है। तो लोहा कौन सा मिलेगा? इस्पात? बिल्कुल भी नहीं, लोहा अयस्क मिलेगा। फिर इसको मैग्नीज कोका से गर्म किया जाएगा, जब ये बनेगा लोहा इस्पात, और 80% इस्पात खुद ही बनाता है, क्योंकि इसके पास सिगन जैसे स्थान है। यह सबसे बड़ा कोयला खदान है। क्या है यहाँ सबसे बड़ा? कोयले के खदान ओपन पिट। ये कई बार पूछ लिया जाता है, ओपन पिट कई बार पूछ लिया जाता है। जर्मनी का रूhr कोयला क्षेत्र जो है वो अपना कच्चा माल ओपन पिट से प्राप्त करता है, आपको ये याद रखना है। यहां तक बात आपको समझ गए? आप समझ गए। अब आगे देखिए, बहुत प्यारी सी चीज। कोयला क्षेत्र जर्मनी का जो है इस तरह फैला हुआ है। कैसे फैला हुआ है समझाता हूं मैं आपको। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जर्मनी का कोयला क्षेत्र है। अब ये देखो कितना सुसर्जित है, मतलब कितना सुंदर दिखाई दे रहा है आपको। इसलिए सुंदर दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें तीनों तरफ नदियां हैं। आपसे ये डायग्राम बनवाया नहीं जाएगा, आपको कोई कहेगा नहीं कि ये बनाना है, नहीं आपको ये किताब में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आप यानी कि लर्न एंड शेयर के बच्चे इस डायग्राम को बहुत अच्छे से और सुंदर तरीके से बना के आएंगे। ये वादा करो मेरे से कमेंट बॉक्स में, बना के आओगे ना। यानी इसके इस तरफ, यानी नक्शे में आप जानते हैं ऊपर की तरफ क्या होता है? उत्तर। नीचे की तरफ क्या होता है? दक्षिण। इस तरफ क्या होगा? पश्चिम। और इस तरफ क्या होगा? पूर्व। तो ये बात आप जानते हैं, मैंने कई बार नक्शे में बताया। जब आप 11th में आप में से कोई थे तो समझ गए होंगे, नहीं तो इस साल भी पढ़ेंगे हम नक्शा मैप, जो 3 प्रकार का होता है। आधे बच्चे 1 प्रकार का जानते हैं। आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो अब तक यह नहीं जानता था कि मैप 3 प्रकार के होते हैं? उसको मैं समझाऊंगा, लास्ट ईयर भी समझाया था। अब देखो कोयला क्षेत्र जर्मनी का, इसके पश्चिम में राइन नदी है। कौन सी नदी है पश्चिम में? राइन नदी है। इसके पूर्व में लिपे नदी है और इसके दक्षिण में रूhr नदी है। यह क्षेत्र खाली है तो यहां से परिवहन चल जाता है। क्या चल जाता है? परिवहन। अब
अब आइडिया ये लगाया जाता है कि चारों तरफ जहां नदियां होती है बीच में मैदानी क्षेत्र होता है, वहां कुछ ना कुछ तो खनिज है। खनिज कैसे मिलते हैं? कार्बनिक खनिज, कई प्रकार के खनिज होते हैं। तो लोग दब गए थे एक समय में नीचे जमीन में, और धीरे धीरे दबते गए आज हीरे पन्ने जो जवाहरात मिलते हैं वहां से मिलते हैं। समझ गए? इस पे चर्चा करेंगे हम। लेकिन राइन नदी जो है, लिप्पे नदी और रुर नदी, राइन रुर लिप्पे, ये 3 नदियां याद रखनी है। ये वो क्षेत्र है जहां कोयला मिलता है जर्मनी का। आगे देखिए, सूती कपड़ा उद्योग देख रहे हैं हम। देखो कितनी दुख की बात है, विश्व में चीन सबसे ज्यादा सूती वस्त्र चीन में होते हैं। पहले स्थान पर कौन है? चीन। दूसरे स्थान पर कुछ लोग कहते हैं संयुक्त अमेरिका है, कुछ लोग कहते हैं भारत है। अब क्या कह रहे हैं हम, ध्यान से सुनो। सूती वस्त्र, भारत में भी कपास बहुत होती है, फिर भी हम पहले स्थान पर नहीं है। गांधी जी चरखा काटते रहे, सूत काटते रहे, कपास का बनाते रहे, स्वदेशी अपनाते रहे, फिर भी हम नहीं समझ पाए। देश में हम ये डेवलप ही नहीं कर पाए कि सूती वस्त्र में देश को आगे कैसे लाया जाए। हम ये तो सीख गए कि चीन से जनसंख्या में पहला स्थान कैसे छीना जाए, लेकिन हम ये नहीं सीख पाए कि सूती वस्त्र या औद्योगिक क्षेत्र में जर्मनी से टकराव कैसे लिया जाए, जर्मनी से कोयले में टकराव कैसे लिया जाए, सूती वस्त्र में चीन से टकराव कैसे लिया जाए। 2 बड़े औद्योगिक क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। एक तो हमने जर्मनी के रूहर क्षेत्र की बात की। कोयला क्या भारत में नहीं होता है? भारत का स्थान क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? दुर्भाग्य है हमारे देश का। लेकिन अच्छी बात है, उस दूसरी वाली किताब में भारत के कोयले के बारे में लिखा हुआ है। तो मैं क्या बोलूंगा वहां पे पढ़ाऊंगा, जब मैं कहूंगा जर्मनी का रूहर क्षेत्र आप जानते हैं, तो जो पैराशूट लैंडिंग करके आएंगे लास्ट में जगेंगे अक्टूबर नवंबर में जाते हुए कि अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, एग्जाम आने वाले हैं, उनका माथा खराब हो जाएगा, उनका दिमाग खनक जाएगा जब वो बीच बीच में ये सुनेंगे जर्मनी का रूहर क्षेत्र, सूती वस्त्र में चीन आगे। वो सोचे इतना सब कुछ होता है क्या, हमें तो पता ही नहीं था, है ना। तो जो अभी पढ़ रहे हैं वही आगे हैं, ध्यान रखें इस बात का। प्रसिद्ध शहर गुजरात का अहमदाबाद। भारत में कौन है प्रसिद्ध शहर? गुजरात का अहमदाबाद। सूती वस्त्र में भारत 2 नंबर पर है, जनसंख्या में भी 2 नंबर पर था, लेकिन अब किस नंबर पर है? 1 नंबर पर। यह कपास आधारित उद्योग है। किस पर आधारित उद्योग है? ये कपास पर आधारित उद्योग है। कौन सा? सूती कपड़ा उद्योग। पूरी तरह से किस पर आधारित है? कपास पर आधारित है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का आ गई। ये पूरी तरह से किस पर आधारित है? कपास पर आधारित है। विश्व में सूत तथा सूती वस्त्रों का उत्पादन और वितरण, यद्यपि कुटीर उद्योग के रूप में सूती धागा और सूती वस्त्रों का निर्माण लगभग सभी उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय देशों में किया जाता है, तथा मशीनों द्वारा बड़े उद्योगों के रूप में ये उद्योग 40 से 50 देशों में ही प्रचलित है। अपने यहाँ तो छोटे छोटे उद्योग है, कपास से धागा बनाने के छोटे लघु उद्योग हुआ करते हैं। बड़े पैमाने पर अगर डेवलप हुआ है तो 40-50 देशों में हुआ है। ऐसा नहीं है कि भारत में डेवलप नहीं हुआ, भारत में भी डेवलप है सूती वस्त्र उद्योग, जो बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं। भारत ने तो सबसे पहले कोई उद्योग के क्षेत्र में काम किया तो वो सिर्फ और सिर्फ सूती वस्त्र का ही किया। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि हम 1 नंबर पे नहीं होकर 2 नंबर पे होना चाहिए ना। हमें 1 नंबर पे कोशिश करनी चाहिए ना, भारत को बिल्कुल करनी चाहिए। तो ये चीज आपके समझ में आ गई। और ये हमारा लास्ट लेक्चर था। एक भौगोलिक शब्दावली जो इस चैप्टर की है, अगर वो आपको करवानी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। जब भी आप पढ़े कि सर इस चैप्टर की भौगोलिक शब्दावली करवा दीजिए, वो मैं अलग से करा दूंगा कि ये उस चैप्टर की भौगोलिक शब्दावली है। उसके अलावा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका। कल हम एक नए चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे, चैप्टर 7 की ओर, और कुछ दिन बाद आपको लगने ही लग जाएगा 1 महीने बाद कि अब हमारा कोर्स चुटकियों में होने वाला है। आप जब चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन बैकलॉग ज़्यादा नहीं होने देना है। जो जहाँ से जुड़ रहा है उससे आगे तो पढ़ता रहे, और धीरे धीरे संडे को लेक्चर अभी नहीं आते हैं तो संडे को वो पढ़े और अच्छे से मेहनत करें। अगले लेक्चर में मिलते हैं जल्दी से। बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।